खूनी दरिंदा। दोपहर का समय है। शहर से थोड़ा दूर एक सुंदर सा घर, जिसकी डील की बात चल रही है। एक नव दंपत्ति इस घर को खरीदना चाहता है क्योंकि यहाँ बहुत शांति थी और घर के पास बना तालाब घर के व्यू में 4 चांद लगा रहा है। सर, ये घर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है और इस कीमत में आपको इतना सुंदर फुल फर्निश्ड घर कहीं नहीं मिलेगा। चाहे आप पूरा शहर ढूंढ लो। पता है पांडे जी। डील जल्दी फाइनल करो, कहीं ये घर हाथ से न निकल जाए। ठीक है पांडे जी, कल आप रजिस्ट्री करवा दीजिए। ओके सर। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन दिव्या और विकास घर की रजिस्ट्री करवा लेते हैं और दोनों नए घर में रहने के लिए निकल जाते हैं। नए घर पहुँचते पहुँचते दोनों को रात हो जाती है। गाड़ी घर के पास खड़ी करके दोनों घर की ओर चलने लग जाते हैं और जैसे ही वो तालाब के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक अजीब सी बदबू आती है। कितनी गंदी बदबू आ रही है। सच में? कल तो ऐसी कोई बदबू नहीं थी। हाँ, हो सकता है कोई जानवर मर गया हो सकता है। फिर वो लोग अपना सामान ले जाकर घर में सेट करते हैं और काफी थके होने के कारण वो गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के करीब 2 या 3 बजे एक डरावनी चीख के साथ विकास और दिव्या की नींद खुल जाती है। क्या हुआ? ये किसकी चीख थी? ऐसा लगा जैसे कि दर्द भरी चीख हो। कुछ देर बात करने के बाद दोनों फिर से सो जाते हैं। अलार्म बजता है। सुबह के 6 बज रहे हैं। दिव्या चाय लेकर आती है, विकास को उठाती है। दोनों ड्राइंग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे कि खिड़की से कुछ आवाजें आने लगती हैं। दोनों ने खड़े होकर खिड़की से देखा तो तालाब के पास बहुत भीड़ लगी थी। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, दोनों उसी जगह जाते हैं जहाँ भीड़ लगी थी। नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक आदमी मरा हुआ था, जिसके शरीर पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये उसी तालाब वाले दरिंदे का ही काम है। कौन सा दरिंदा? क्या कह रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मैडम, ये सब तो फालतू की बात कर रहे हैं। विकास पुलिस को फोन करता है। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस अपनी कार्यवाही करके लाश को ले जाती है। फिर दिव्या और विकास भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। पूरे दिन ऑफिस में काम करके दोनों शाम के करीब 7 बजे घर आते हैं। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। मामला उन दोनों की समझ से बाहर था, क्योंकि घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। अब घर से तो कुछ चोरी नहीं हुआ है, तो फिर ये सारा सामान किसने बिखेरा? पता नहीं दिव्या, चलो सब वापस से ठीक करते हैं। दोनों ने थके होने के बावजूद घर को फिर से ठीक किया और खाना खाकर वो लोग टीवी देखते देखते ही सो गए। तभी टीवी से एक चीख निकली और विकास की नींद खुल गई। अरे, अब ये क्या था? बगल में देखा तो दिव्या नहीं थी। उसने सोचा हो सकता है शायद बाथरूम गई हो। फिर टीवी बंद करने के लिए रिमोट ढूंढने लगा। काफी देर ढूंढने के बाद जब रिमोट नहीं मिला तो उसने बेड के नीचे देखा। रिमोट वहीं पड़ा था। जैसे ही रिमोट उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है। विकास ने वहां से निकलने की कोशिश की, पर वो हिल भी नहीं पाया। फिर उसने सामने देखा तो 2 भयानक लाल आंखें उसे घूर रही थी और उसके मुंह से लार टपक रही थी। विकास के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भयानक आंखें उसके चेहरे के एकदम पास आ गई थी। वो अपनी जीभ से विकास को चाटने लगा। विकास जोर से चीखा और कमरे से निकलकर भागने लगा, मगर वो कमरे से बाहर नहीं निकल पाया तो उसके मुंह से जोर की चीख निकल गई। बचाओ, बचाओ, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने इस घर में रहने की हिम्मत कैसे की? मैं तुझे खा जाऊंगा। इतना सुनते ही विकास फिर से भागने लगा, पर उस दरिंदे ने विकास को ऊपर हवा में उठा लिया। थोड़ी ही देर में उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया और विकास को वो निगल गया।
विकास ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद विकास को लगा जैसे वो किसी अंधेरी कोठरी में जाकर गिरा है। उसने आंखें खोली तो उसके सामने दिव्या थी। तुम कहाँ थी इतनी देर से? यही तो थी, तुम्हारे पास। विकास ने आसपास नजर दौड़ाई तो देखा वो तो बेडरूम में है। फिर विकास ने सारी बातें दिव्या को बताई, जिन पर दिव्या को विश्वास नहीं हुआ। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा है। चलो सो जाओ, अभी 3 ही बजे हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। विकास ने आसपास देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसने दिव्या की तरफ देखा और सो गया। अलार्म बजता है, सुबह के 6 बज रहे हैं। दिव्या चाय लेकर आती है, विकास को उठाती है और चाय देती है। विकास रात की सारी घटना भूल चुका था। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसीलिए मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो ऑफिस के लिए तैयार होने चला जाता है। तब तक दिव्या नाश्ता रेडी कर देती है। दोनों नाश्ता करते हैं और विकास ऑफिस के लिए निकल जाता है। दिव्या भी बेड पर आराम करने चली जाती है। टीवी देखते देखते थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। अचानक फिर से वही दर्दनाक आवाज आती है। दिव्या को लगता है शायद ये आवाज टीवी से आई होगी। उसके बाद दिव्या रिमोट लेकर टीवी बंद करने लगती है, पर टीवी बंद ही नहीं होता। फिर दिव्या चैनल चेंज करने की कोशिश करती है, पर चैनल भी चेंज नहीं होता। तभी टीवी से काला धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर दिव्या सोचती है कि शायद टीवी जल गया है। तभी अचानक उस काले धुएं से एक खूंखार दरिंदा निकलता है, जिसे देखकर दिव्या की हालत खराब होने लगती है। अब दिव्या सोचने लगती है कि ये शायद वही दरिंदा है जिसके बारे में कल विकास बात कर रहा था। अब दिव्या को विकास की बात पर विश्वास हो जाता है। कौन हो तुम? कल रात तेरे पति ने तुझे बताया तो था, अभी भी पूछ रही है कि तुम कौन हो? तुम लोगों ने इस घर में रहने की हिम्मत कैसे की? ये मेरा घर है, मैं तुम लोगों को खा जाऊंगा। और तभी वो दरिंदा अपने हाथ दिव्या की ओर बढ़ाता है। दिव्या डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। विकास डोर बेल बजाता है। काफी देर के बाद भी दिव्या दरवाजा नहीं खोलती तो उसे चिंता होने लगती है कि कहीं दिव्या की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। वो अपनी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोलता है तो अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। दिव्या बदहवास पड़ी थी। विकास भागकर दिव्या को उठाता है। क्या हुआ तुम्हें दिव्या? दिव्या होश में आती है। उसे तेज फीवर है। विकास दिव्या को लेकर पास ही के क्लिनिक पर जाता है। डॉक्टर साहब, जरा देखिए, इनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। शायद ये किसी चीज से डर गई हैं। आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, आप इन्हें सुबह शाम 2 दिन तक देना। ठीक है डॉक्टर। फिर दोनों क्लिनिक से निकलकर अपनी कार में बैठ जाते हैं और घर की ओर जाने लगते हैं। तभी दिव्या विकास को अपनी आप बीती बताती है। विकास, कल रात तुम सही थे। क्यों, क्या हुआ दिव्या? आज मैंने भी एक डरावना चेहरा देखा है। उसी को देखकर मैं बेहोश हो गई थी। इसका मतलब उस घर में? मुझे लगता है किसी बुरी आत्मा का साया है उस घर में। फिर तो हमें गुरुजी से मिलना चाहिए। उसके बाद दोनों गाड़ी मोड़ते हैं और गुरुजी के आश्रम की ओर निकल जाते हैं। फिर वो गुरुजी को अपनी आप बीती सुनाते हैं। गुरुजी उन दोनों की हालत देखकर सब समझ जाते हैं और अपनी ध्यान शक्ति से सारा मामला समझ जाते हैं। विकास, तुम्हें उस घर में नहीं रहना चाहिए। उस घर में उस आदमी की आत्मा है जो तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करता था, और एक दिन उसके आसपास के लोगों ने उसे परेशान होकर उसे जान से मार दिया और उसे उस तालाब में फेंक दिया। उस दिन से जो भी उस घर के आसपास दिखता भी है वो उसे मार देता है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो जो अभी तक जिंदा हो। गुरुजी, हमें किसी तरह से वहां से निकालिए। ये ताबीज तुम दोनों बांध लो और उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। दिव्या और विकास अपना सारा सामान उसी घर में छोड़कर वापस अपने पुराने घर में रहने लग जाते हैं। एक कार आकर वहीं उस घर के तालाब के पास आकर रुकती है। एक महिला अपने बच्चे के साथ कार से उतरती है और उस घर को देखती है और कहती है,
ये घर तो बहुत सुंदर है। गिरीश अपने कमरे में स्टडी टेबल पर बैठकर अपने साइंटिस्ट पिता की एक बहुत पुरानी डायरी खोली। उनमें बनी अजीब सी पिक्चर्स को बड़े ही गौर से देख रहा था। गिरीश अपने पिता के बेहद करीब था। उनकी कहानियां ही उसकी असल दुनिया थी। पर करीब 10 साल पहले उसके पिता बड़े ही खुफिया तरीके से गायब हो चुके थे। ना जाने ये पापा ने क्या बनाया है। उन्होंने ये आगे के पन्ने क्यों फाड़े थे? आखिर वो कहना क्या चाहते थे? गिरीश हर रात अपने पिता की डायरी खोलकर उनमें बने चित्रों को समझने की कोशिश करता था। उसे इस बात पर पक्का यकीन था कि उसके पिता के गायब होने के पीछे और डायरी में कुछ तो कनेक्शन था। वो अब भी इन सवालों से जूझ ही रहा होता है कि तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा का कॉल आता है। हे स्नेहा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम आखिरकार कहाँ गायब हो? वो दरअसल मैं तुम रहने दो, मुझे पता है कि तुम जरूर वही डायरी लेके बैठे होगे। गिरीश, इस डायरी और तुम्हारे पापा के गायब होने के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है। स्नेहा, तुम तो ये मत बोलो। और वैसे भी मैंने वो डायरी काफी समय से नहीं देखी। गिरीश अपने ख्यालों में इतना खोया होता है कि वो स्नेहा की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता। मैंने तुम्हें ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि कल सुबह तैयार रहना। याद है ना, अरमान के साथ घूमने जाना है। हेलो गिरीश, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ स्नेहा, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। स्नेहा कुछ और कह पाती उससे पहले ही गिरीश ने फोन कट कर दिया। अपने पिता के लापता होने के बाद गिरीश खुद को अकेला समझने लगा था। उन यादों से बाहर निकलने के लिए उसने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। रात भर अपने पिता के नोट्स और नशे में गिरीश इतना धुत हो गया था कि वो वहीं टेबल पर ही सो गया। और सुबह कब हुई उसे इस बात का पता ही नहीं चला। स्नेहा इतनी सुबह सुबह क्यों फोन कर रही है? गिरीश, तुम अब तक सो रहे हो? 11 बज चुके हैं। तुम हो कहाँ? क्या 11 बज गए? हाँ, 11 बज गए हैं। हम पहले ही लेट हैं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। गिरीश को स्नेहा की बात याद आती है कि रात को उसने कहीं तो जाने को कहा था। गिरीश इन सवालों में और ना उलझकर जल्दी से तैयार होने जा ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से स्नेहा का कॉल आता है। हाँ स्नेहा, हम लोग नीचे पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी आओ, हम पहले बहुत काफी लेट हैं। गिरीश निकलने ही लगता है कि तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी उसके पापा की डायरी पर जाती है। वो जैसे कुछ पल के लिए जम सा जाता है। तभी उसे घर के नीचे से जोरों से हॉर्न की आवाज आती है। लगता है पहुंच गए। गिरीश समय न बर्बाद करते हुए डायरी और अपने पापा की पॉकेट वॉच को झट से बैग में डालकर निकल जाता है। तेज वॉल्यूम पर गाने बजने लगते हैं और खाते पीते तीनों दोस्त अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी समय निकल जाता है और स्नेहा को एहसास होता है कि गिरीश अपने आप में ही कहीं खोया हुआ है। गिरीश, अब तुम कहाँ खो गए? स्नेहा, लगता है ये अभी भी उस डायरी में लगा हुआ है। क्या गिरीश, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो अपनी रिसर्च को भूल जाओ और इस पल को एंजॉय करो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अरमान, हम करीब 2 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। आखिर हम जा कर रहे हैं। अब इतना इंतजार कर लिया तो कुछ देर और सही। तब तक तो ये गाना सुन ले। अरमान बियर पीते हुए काफी तेज गाड़ी चलाने लगता है और कुछ ही देर में वो मुंबई पोर्ट के किनारे पहुंच जाते हैं। ये देखते ही गिरीश काफी हैरान रह जाता है। ये सब क्या है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अब मेरी कार समुंदर में तो जा नहीं सकती, इसलिए हम बोट लेंगे। अरे मेरा मतलब है कि हम यहाँ क्यों आए हैं? आखिर तुम लोगों का प्लान क्या है? प्लान ये है कि मेरे मामा कंट्री से बाहर गए हुए हैं, तो जब तक वो वापस नहीं आते तब तक ये बोट मेरी है। अरमान के कहने का मतलब ये है कि पूरे हफ्ते के लिए ये बोट हमारी है। गिरीश ये सुनते ही अपने ख्यालों में खो सा जाता है और एकटक समुद्र को देखने लगता है। वो खुले समुद्र और उसकी खामोशी से जिसे बंद सा जाता है। अब यहाँ खड़े खड़े समंदर को ही देखते रहोगे या आगे भी चलोगे? तीनों दोस्त ब्लू डायमंड नाम के एक यॉट पर सवार हो जाते हैं
इधर उधर निहारते हुए तीनों दोस्त कैप्टन के पास पहुंचते हैं, जो नौका के साथ बंधी लाइफ बोट को अच्छे से कस रहा था। अरमान उसे देखते ही जोरों से आवाज लगाता है, कैप्टन कबीर, क्या हम निकलने के लिए तैयार हैं? तुम पूरे 2 घंटे लेट हो। मैंने कहा था ना, देर मत करना। वो दरअसल मेरी वजह से देर हो गई। कबीर बड़े ही गौर से गिरीश की ओर देखता है। कबीर की नजर गिरीश के गले में डाली उसके पापा की पॉकेट वॉच पर पड़ती है और वो लंगड़ाता हुआ उसके करीब आता है। काफी देर लगा दी, ये कहाँ से मिला तुम्हें? कबीर का ये अजीब सा बर्ताव देखकर दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी स्नेहा की चीख की आवाज आती है और तीनों स्नेहा को देखने के लिए यॉट के अंदर पहुंचते हैं। तीनों देखते हैं कि स्नेहा नीचे फर्श पर अपना घुटना पकड़े दर्द से कराह रही है। क्या हुआ स्नेहा, तुम ठीक तो हो? पता नहीं, मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी, अचानक मेरा पैर फिसल गया। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम दोनों यहाँ से कमरे में लेकर आओ। तीनों दोस्त गाते बजाते और ड्रिंक करते हुए डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी गिरीश को कुछ अजीब सा महसूस होता है। उसकी नजर अपने आप कबीर की तरफ जम जाती है, जैसे वहां कुछ ऐसा है जो उसे अपने पास बुला रहा था। ये अजीब सी आवाज कैसी है? गिरीश खुद ब खुद कबीर के कैबिन की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलकर कैबिन में दाखिल होता है कि तभी कबीर एक झटके से गिरीश की ओर मुड़ता है। गिरीश देखता है कि कबीर का चेहरा एक भयंकर ऑक्टोपस की तरह लग रहा है। उसके लंबे लंबे टेंटिकल्स किसी सांप की तरह लहरा रहे थे। वो गिरीश पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर खौफ में गिरीश के हाथ से बोतल गिर जाती है और वो खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लेता है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा। क्या हुआ मेरे चेहरे को? गिरीश इस एहसास को खामोश होकर समझने की कोशिश करता है कि तभी गिरीश की नजर कबीर के हाथ में पकड़ी बोतल पर जाती है। कबीर बोतल पर बने निशान को देखकर हैरान रह जाता है। उसकी बोतल पर वही निशान था जो उसके पिता की पॉकेट वॉच पर था। कबीर, ये निशान क्या है? ये गिरीश, इतना समझ लो, ये हम लोगों का अमृत है। हम लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? और ये निशान किस चीज का है? मैंने इसको पहले भी देखा है। ये सिर्फ निशान नहीं है, ये समुंदर की गहराइयों के राज का चिन्ह है। गहराइयां? राज? ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद तुम्हें सब समझ आ जाएगा।